आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास हैं। हाँ बिल्कुल। ये सफर सोचिए पत्थर के पहले औजारों से शुरू होता है और फिर उन बड़े बड़े साम्राज्यों और विचारों तक जाता है जिन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक शक्ल दी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो जानकारी है वो पाषाण युग से शुरू होती है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसका उठना, उसका पतन, वैदिक काल है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय, हाँ, फिर महाजनपद, मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्य और उनके बाद का समय भी। तो हमारा इरादा यही है कि जो मुख्य मोड़ थे उन्हें समझा जाए। हाँ। कैसे शुरू के इंसान बदले, समाज कैसे बने, तकनीक कैसे आई। और वो जीवन और शासन के जो बड़े सवाल थे उनसे कैसे जूझे, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हीं सवालों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं कि शिकारी संग्राहक से किसान कैसे बने, गांव से शहर कैसे बने। और फिर शुरुआती विचार कैसे बड़े धर्मों और राज्यों में बदले। तो शुरुआत एकदम शुरू से पाषाण काल। स्रोत बताते हैं ये बहुत ही लंबा दौर था। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये जो विभाजन है इनमें मुख्य पड़ाव क्या रहे? देखिए, पुरा पाषाण काल में हमें मिलते हैं वो शुरू के काफी बड़े और कह सकते हैं थोड़े भद्दे पत्थर के औजार, चॉपर जैसे। अच्छा। और हाँ, भीमबेटका की जो गुफा चित्रकारी है वो कमाल की है, वो भी इसी दौर की है। हजारों साल पहले का जीवन दिखता है उनमें। हाँ, वो तो अद्भुत है। फिर आया मध्य पाषाण काल। इस समय तक मतलब जलवायु थोड़ी गर्म हुई। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल, और इसका असर जीवन पर पड़ा। यही हमें मिलते हैं माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स। मतलब छोटे पत्थर के औजार। हाँ। बहुत छोटे, तराशे हुए, शायद इनको हड्डी या लकड़ी में लगाकर तीर या हसिया जैसे उपकरण बनाते होंगे। और इसी दौर में पशुपालन के भी कुछ शुरुआती संकेत मिलते हैं, जैसे आदमगढ़ और बागौर जैसी जगहों से। और फिर आया नवपाषाण काल, जिसे अक्सर क्रांति कहते हैं। लगता है खेती ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, क्रांति ही थी वो एक तरह से। खेती का मतलब था कि अब एक जगह टिक कर रहना। हाँ, बस्तियां बसने लगीं। सही कहा, मेहरगढ़ जैसी स्थायी बस्तियां बनी। ये शायद भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। अच्छा। और कश्मीर में बुरझोम जैसी जगह हैं, वहां गड्ढों वाले घर मिले हैं। गड्ढू वाले घर, ये तो अनोखी बात है। हाँ, और वहां कब्रों में मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये वाकई में बहुत अलग है। फिर मिट्टी के बर्तन बनने लगे, औजार और अच्छे पॉलिश वाले हो गए। और दक्षिण भारत में वो राख के टीले, पिकली हल वाले। हाँ, पिकली हल, वो भी दिलचस्प हैं। शायद मवेशियों के बाड़े रहे होंगे जो जल गए। तो ये जो नवपाषाण काल था, इसने स्थायी जीवन की, आगे चलकर शहरों की नींव रखी। तो पत्थरों के बाद आई धातु, तांबा, हाँ। ताम्रपाषाण युग। क्या इस समय पत्थर के औजार बिल्कुल बंद हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पत्थर के औजार तो चल ही गए थे, पर तांबा आ गया। ये एक कह सकते हैं एक नया जादू था, एक नई तकनीक। अच्छा, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ा होगा? मतलब कुछ खास बदलाव? देखिए, तांबे का काम, जैसे अयस्क निकालना, उसे गलाना, फिर औजार बनाना, इसमें हुनर चाहिए था। हाँ बिल्कुल। तो इससे शायद समाज में विशेषज्ञता बढ़ी होगी। कुछ लोग धातु के काम में माहिर हो गए होंगे। सही, मतलब स्पेशलाइजेशन। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां थीं। सिंधु सभ्यता जैसे बड़े शहर नहीं थे। अच्छा। इनके मिट्टी के बर्तन भी खास हैं, जैसे वो काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर जिन्हें कहते हैं। हाँ हाँ, वो खास तकनीक से बनते थे ना? बिल्कुल, अंदर से काले, बाहर से लाल। और गेरुए रंग के बर्तन, ओसीपी भी मिलते हैं। क्या कोई ऐसी चीज थी जो इनके पास नहीं थी या कम थी सिंधु सभ्यता के मुकाबले? हाँ, ये दिलचस्प बात है। इन संस्कृतियों में घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, इसके सबूत नहीं मिलते। घर शायद कच्ची मिट्टी या घास फूस के ही बनते होंगे। लेकिन ये फैले हुए काफी थे। हाँ, काफी। पश्चिम में देखिए तो जोरवे संस्कृति है। महाराष्ट्र में दायमाबाद से जो कांसे की भारी चीजें मिली हैं वो इसी की हैं। अच्छा। राजस्थान में आहार संस्कृति है, जिसे तामवती भी कहते थे, मतलब तांबे वाली जगह। और मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति। तो फैलाव काफी था। और इसी नींव पर फिर खड़ी हुई भारत की पहली शहरी सभ्यता, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके वो सुनियोजित शहर तो आज भी हैरान करते हैं। सही कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका फैलाव देखिए, जम्मू से महाराष्ट्र तक बहुत बड़ा इलाका था। और वो शहर, ग्रिड पैटर्न, ढकी हुई नालियां, कमाल है। बिल्कुल। पानी निकासी का सिस्टम तो आज भी कई जगहों से बेहतर था। पकी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और ये शायद दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। हाँ, यूनानियों ने सिंडन कहा है ना? जी बिल्कुल। कांसे का इस्तेमाल ये जानते थे, लेकिन लोहा नहीं। और इनकी मोहरें
और वो वजन के बाट, वो भी तो बड़े खास थे। हाँ, हजारों मोहरें मिली हैं, ज्यादातर सेल खड़ी की बनी हुई। उन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और एक लिपि है। जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। सही कहा, वो लिपि आज भी एक पहेली है। ये मोहरें शायद व्यापार के लिए या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापार के सबूत मिलते हैं। हाँ हाँ, मेलूहा वाला जिक्र। जी, मेलुहा, शायद सिंधु क्षेत्र के लिए ही था वो नाम। और इनके बाट, वो तो गजब के मानकीकृत थे, स्टैंडर्डाइज्ड, अक्सर 16 के गुणकों में। ये कमाल की बात है कि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। तो क्या स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि ये समाज चलता कैसे था? मतलब शासन कौन करता था? राजा थे, पुरोहित थे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। हमें कोई बहुत बड़े महल या मंदिर नहीं मिले हैं जिनसे पता चले कि कोई राजा या पुरोहित वर्ग राज कर रहा था। अच्छा, तो फिर? कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद व्यापारियों की कोई समिति या काउंसिल रही होगी जो शासन चलाती होगी, क्योंकि व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। ये मुमकिन है। और धार्मिक जीवन के बारे में कुछ? हाँ, उसके संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे मातृ देवी की पूजा के सबूत हैं। एक पशुपति जैसी मोहर मिली है। लिंगम और योनि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। पेड़ और पशु भी पूजे जाते थे। तो जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया? जी, जॉन मार्शल ने। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बाद फिर आता है वैदिक काल। स्रोत इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इनमें मुख्य फर्क क्या था? देखिए, ऋग्वैदिक काल जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उस समय का समाज मुख्य रूप से पशुपालक था। अर्धघुमंतु कह सकते हैं। मतलब गाय बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। हाँ बिल्कुल, गाय का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में उसे अघन्य कहा गया है, यानी न मारने योग्य। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जिनमें शायद महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं। अच्छा, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? हाँ, माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के मुकाबले बेहतर थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत दिखती है, पर वो शायद कर्म पर आधारित थी, उतनी कठोर नहीं थी। और देवता? मुख्य देवता प्रकृति की ताकतें थीं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। और फिर उत्तर वैदिक काल में मतलब करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व में क्या बदला? यहाँ बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा था लोहे का इस्तेमाल। आयरन? हाँ, लोहा, खासकर गंगा घाटी में। इससे जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती बढ़ी, समाज अब ज्यादा कृषि प्रधान हो गया। तो लोग एक जगह ज्यादा टिक कर रहने लगे होंगे? बिल्कुल, स्थायी जीवन बढ़ा। छोटे कबीले या जन मिलकर बड़े राज्य यानी जनपद बनने लगे। राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो लोहे ने सिर्फ खेती नहीं बदली, पूरा समाज और सोचने का तरीका भी बदल दिया होगा। हाँ, काफी हद तक। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित और ज्यादा कठोर हो गई। और महिलाओं की स्थिति? उसमें गिरावट आई, ऐसा माना जाता है। यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। इससे ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया। देवता भी बदल गए। हाँ, अब प्रजापति, विष्णु, रुद्र यानी शिव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसी दौर में बाकी 3 वेद रचे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी। उपनिषद मतलब दर्शन गहरा हुआ। बिल्कुल, उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे बहुत गूढ़ दार्शनिक सवाल उठाए गए हैं। और इसी दौर में हमें षड दर्शन भी मिलते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ये दिखाता है कि कर्मकांड के साथ साथ ज्ञान और तर्क पर भी जोर बढ़ रहा था। और लगभग इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक नई धार्मिक और दार्शनिक हलचल दिखती है। जैन और बौद्ध धर्म उभर कर आते हैं। पहले जैन धर्म की बात करें, महावीर इसके सबसे प्रमुख प्रचारक थे। हाँ, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर 24वें और अंतिम थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। और वो पंचमहाव्रत? हाँ, पंच महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। जैन दर्शन ईश्वर के बारे में क्या कहता है? ये आत्मा और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, पर एक सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर है। बाद में ये 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा, और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवन, वो घर छोड़ना, ज्ञान की खोज, ये तो बहुत प्रेरित करता है। उनकी मूल शिक्षाएं क्या थीं? बौद्ध धर्म का सार है 4 आर्य सत्यों में। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा या इच्छा। तीसरा, दुख का निवारण संभव है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा,
निवारण का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते। हाँ, सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही समाधि। बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया, मतलब न ज्यादा भोग विलास, न ज्यादा कठोर तपस्या। इनके मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं विनय पिटक नियम, सुत्त पिटक उपदेश और अभिधम्म पिटक दर्शन। समय के साथ बौद्ध धर्म में भी मतभेद हुए और संगीतियां काउंसिल्स बुलाई गईं। हाँ, वो बौद्ध संगीतियां, उनसे क्या हुआ? उनसे शिक्षाओं को व्यवस्थित किया गया, लेकिन मतभेद भी सामने आए। खासकर चौथी संगीति के बाद हीनयान और महायान का विभाजन स्पष्ट हो गया। इनमें क्या फर्क था? मोटे तौर पर कहें तो हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं और व्यक्तिगत मुक्ति अरहत बनना पर जोर देता था। महायान में बोधिसत्व का आदर्श आया, जो खुद निर्वाण पा सकने के बावजूद दूसरों की मदद के लिए संसार में रहते हैं। महायान में बुद्ध की पूजा भी शुरू हुई। तो ये वो दौर था जब स्थापित कर्मकांडों के अलावा नैतिकता और ज्ञान पर आधारित नए रास्ते खोजे जा रहे थे। अच्छा, अब वापस राजनीति पर आते हैं। महाजनपद, 16 बड़े राज्य, इनमें क्या खास बात थी? एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें राजतंत्र तो थे ही, साथ में कुछ गणतंत्र या गण संघ भी थे, जैसे वज्जी और मल्ल। अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज? आप कह सकते हैं एक तरह का कुलीन तांत्रिक गणतंत्र था, जहां शायद कई कुल मिल के शासन चलाते थे। यह दिखाता है कि उस समय शासन के अलग अलग मॉडल मौजूद थे। और इन सब में सबसे शक्तिशाली कौन बनकर उभरा? मगध। मगध सबसे ताकतवर बना। इसके पीछे कई कारण थे। उसकी भौगोलिक स्थिति, नदियों से घिरा होना, लोहे के भंडार और शायद महत्वाकांक्षी राजा भी। हाँ बिल्कुल, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन्होंने मगध को बहुत शक्तिशाली बनाया। काशी, कोसल, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, गांधार, तक्षशिला वाला इलाका जो शिक्षा का बड़ा केंद्र था, ये कुछ और महत्वपूर्ण महाजनपद थे। और दक्षिण में गोदावरी नदी के पास अश्मक एकमात्र महाजनपद था। और इसी मगध ने फिर भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये अपनी संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत। होगा। हाँ, एक विशाल नौकरशाही थी, जैसे समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने वाला, सन्निधाता कोषाध्यक्ष। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, जिसमें 6 समितियां थीं। सेना बहुत शक्तिशाली थी और एक बहुत अच्छा जासूसी तंत्र भी था। और फिर सम्राट अशोक आए, उनका धम्म और वो शिलालेख, ये तो बहुत ही अनोखी चीज है। बिल्कुल, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन और फिर धम्म, जो मूलतः नैतिक आचरण के नियम थे, को अपनाना और उसे अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल करना, ये अभूतपूर्व था। और वो शिलालेख अलग अलग लिपियों में थे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में थे और जहां जैसी लिपि चलती थी उसी में लिखवाए गए। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक। ये दिखाता है कि अशोक सीधे अपनी प्रजा से जुड़ना चाहते थे, उनकी भाषा में। और जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा। जी, जेम्स प्रिंसेप। उन्हीं की वजह से हम अशोक और उस काल को इतना बेहतर समझ पाए। मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य माना जाता है। मौर्यों के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य एकदम से बिखर गया? हाँ, मौर्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक विखंडन आ गया। कई क्षेत्रीय राजवंश उभरे, जैसे शुंग, फिर कण्व। दक्षिण में सातवाहन बहुत महत्वपूर्ण थे। सातवाहन, उनकी क्या खासियत थी? वो अपनी मातृ नाम पद्धति के लिए जाने जाते हैं। जैसे राजा का नाम माँ के नाम पर होता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने ही शायद सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की और सीसे के सिक्के चलाए। अच्छा, ये तो भारतीय राजवंश थे। क्या बाहर से भी कोई आया इस दौर में? हाँ, ये दौर बाहरी शक्तियों के आने का भी था। मध्य एशिया से कई समूह आए और उन्होंने यहाँ अपने राज्य स्थापित किए। इससे काफी सांस्कृतिक मेलजोल भी हुआ। कौन थे ये लोग? सबसे पहले आए हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक। उन्होंने भारत में पहली बार ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिन पर राजाओं के चित्र और नाम थे। गांधार कला पर उनका यूनानी यानी हेलेनिस्टिक प्रभाव पड़ा। और फिर? फिर शकाय,
पश्चिमी भारत में इनका शासन रहा। रुद्रदामन एक प्रसिद्ध शक शासक थे। उनके बाद पार्थियन आए। गोंडोफर्नीस नाम का राजा सुना होगा। सेंट थॉमस की कहानी उससे जुड़ती है। हाँ, सुना है। और फिर आए कुषाण। कुषाणों का साम्राज्य बहुत बड़ा था। मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक। कनिष्क इनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कनिष्क, हाँ, उनके बारे में तो काफी कुछ है। बिल्कुल। उन्होंने रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया, जिससे व्यापार खूब फला फूला। उन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में उन्हीं के समय हुई, जिसमें महायान बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा मिला। गांधार और मथुरा कला शैलियां भी उनके समय में खूब विकसित हुई। मतलब ये दौर राजनीतिक रूप से भले ही उथल-पुथल वाला था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत एक्टिव था। हाँ बिल्कुल। विचारों का, कला का, तकनीक का बहुत आदान प्रदान हुआ। पहनावे में भी नई चीजें आईं, जैसे पतलून और पगड़ी। अच्छा, तो जब उत्तर और मध्य भारत में ये सब चल रहा था, तो दक्षिण में क्या स्थिति थी? संगम युग के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? संगम युग, जो मोटे तौर पर तीसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी तक माना जाता है, वो तमिल प्रदेश के इतिहास का एक बहुत अहम दौर है। यहाँ चोल, चेर और पांड्य राज्यों का शासन था। यहाँ की खास बात क्या थी? सबसे खास बात थी रोम के साथ व्यापार। बहुत जबरदस्त व्यापार था। मसाले, मोती, कपड़े यहाँ से रोम जाते थे और वहां से बदले में सोने के सिक्के आते थे। कई जगहों पर रोमन सिक्के मिले हैं। मुजरिस एक बहुत मशहूर बंदरगाह था। और संगम साहित्य, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तमिल भाषा का ये सबसे पुराना साहित्य है और बहुत समृद्ध है। इसमें दो मुख्य विषय हैं, अहम यानी प्रेम और व्यक्तिगत भावनाएं, और पुरम यानी युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन। कोई खास ग्रंथ? तुल्कापियम एक बहुत पुराना व्याकरण ग्रंथ है, और शिलापादिकारम और मणिमेखलय जैसे महाकाव्य भी इसी दौर से जुड़े हैं। एक और अनोखी चीज थी पत्तिनी पूजा, यानी कन्नगी देवी की पूजा, और तिणय की अवधारणा, जिसमें तमिल प्रदेश के अलग अलग भौगोलिक इलाकों को वहां के जीवन और साहित्य से जोड़ा गया था। बहुत दिलचस्प। अच्छा, इसके बाद आता है गुप्त काल, जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये बड़े बड़े नाम हैं। क्यों कहते हैं इसे स्वर्ण युग? देखिए, गुप्त काल लगभग चौथी से छठी सदी ईस्वी में कला, साहित्य और विज्ञान में काफी उन्नति हुई। ये सच है। जैसे कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार इसी युग से जोड़े जाते हैं। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी इसी समय के आसपास हुए, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली पर काम किया। मंदिर बनाने की कला यानी वास्तुकला का विकास भी इसी समय शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक अच्छा उदाहरण है। प्रशासन भी काफी व्यवस्थित था। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया। लेकिन क्या ये तमगा पूरी तरह सही है? मतलब क्या समाज में सब कुछ बहुत अच्छा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्वर्ण युग का विचार थोड़ा विवादास्पद भी है। हाँ, कला और साहित्य में उन्नति हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी दौर में वर्ण व्यवस्था और ज्यादा कठोर हुई। छुआछूत जैसी बुराइयां बढ़ीं और विष्टि यानी बेगार या जबरदस्ती काम करवाने की प्रथा भी मौजूद थी। अच्छा, तो मतलब ये सबके लिए सुनहरा नहीं था? हाँ, कह सकते हैं। ये तस्वीर थोड़ी जटिल है। एक और महत्वपूर्ण बात, नालंदा महाविहार, जो बाद में ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र बना, उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने इसी काल में की थी। तो गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से बिखराव आया? हाँ, गुप्तों के बाद मतलब गुप्तोत्तर काल में लगभग छठी से 8वीं सदी उत्तर भारत में फिर से कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आईं। जैसे कौन? थानेश्वर के पुष्यभूति थे, जिनमें हर्षवर्धन सबसे प्रसिद्ध हुए। कन्नौज के मौखरी थे। वल्लभी के मैत्रक थे, जहां शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, और दूसरी जैन संगीति भी हुई थी। और बंगाल में गौड़ वंश का शशांक था। इस दौर का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या माना जा सकता है? शायद सबसे बड़ा बदलाव ये था कि सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज बनता जा रहा था। हाँ। कन्नौज की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। अच्छा। हाँ, हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बदली थी, और आगे चलकर इसी कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये दौर एक तरह से मध्य युगीन भारत की तरफ ले जा रहा था? बिल्कुल। क्षेत्रीय राज्यों का उभार और उनकी अपनी पहचान मजबूत हो रही थी। ये मध्ययुगीन काल की शुरुआत का संकेत था। वाकई क्या शानदार सफर रहा है ये। एक साधारण पत्थर के औजार से शुरू होकर इतने जटिल साम्राज्य, इतने गहरे दार्शनिक विचार, फलती फूलती कला,
हजारों सालों का इतिहास। हमने देखा कि कैसे भूगोल, तकनीक, नए विचार और नेतृत्व ने प्राचीन भारत को लगातार बदला और उसे आकार दिया। बिल्कुल। ये सारे स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि यहाँ लगातार बदलाव होता रहा, लोग बदलते माहौल के हिसाब से ढलते रहे, बाहरी दुनिया से संपर्क भी रहा और साथ ही साथ अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी खास संस्कृतियां भी विकसित हुईं। प्राचीन भारत की विरासत बहुत गहरी और व्यापक है। हमारी आज की भाषा, धर्म, दर्शन, कला, समाज, बहुत कुछ है जिसकी जड़ें इसी दौर में हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती हैं। हमने इतनी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी, गणतंत्र से लेकर साम्राज्यों तक, सामाजिक संरचनाओं में इतने उतार चढ़ाव देखे और धार्मिक विश्वासों में भी इतनी विविधता, प्रकृति पूजा से लेकर इतने जटिल दर्शन तक। तो क्या कोई एक ऐसा तत्व है, कोई एक ऐसी कड़ी है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के इस इतने लंबे और विविध सफर में एक निरंतर, एक परिभाषित धागे की तरह